नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक्सरसाइज 12.1 के अंदर 13.1 के अंदर देखेंगे। हमने पहले 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब आगे नेक्स्ट 11 से 14 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ पेयर डाई इज रोल्ड। एक डाई को हम रोल करेंगे। कंसीडर द इवेंट हमें दे रखा है कि इवेंट के अंदर 1 3 5 आएगा, एफ इवेंट के अंदर 2 3 आएगा और जी इवेंट के अंदर 2 3 4 5 आएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सहप्रबंधित या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ई स्लैश एफ, पी एफ स्लैश ई, ये हमें निकालना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम ए करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं कि हमारा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है। तो ई और एफ के अंदर आप देख सकते हैं कौन सा नंबर सेम है, 3, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम पहला पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो हमारा पी ऑफ ई स्लैश एफ की वैल्यू क्या होती है? तो देखो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे होता है वो डिवाइड में आता है पी ऑफ एफ। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें। रुक जाओ, ये हमने वो लिख लिया, पहले प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ 3 नंबर है, टोटल नंबर कितने आते हैं जब हम डाई को रोल करते हैं? 6 नंबर आते हैं। 6 में से ये कितने हैं? 3 है। तो 3/6 ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होती है 6 में से 2 नंबर है तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी के अंदर बेटा आपके कितने नंबर है? 4 नंबर है तो 6/4 हो जाएगा। इसको कटिंग कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगी। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। इंटरसेक्शन एफ निकालें तो देखो इसमें नंबर एक ही कॉमन आ रहा है। तो 6 में से कितने नंबर है? 1। ये 6 कहाँ से आ रहा है? ये 6 इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक डाई के अंदर टोटल 6 नंबर्स ही होते हैं, इसलिए डिवाइड में 6 ही लिखेंगे, ठीक है। और एक ही नंबर है इसलिए 1/6 हो गया। क्लियर हो गया होगा। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/6 डिवाइड में है, डिवाइड ऑफ पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ की वैल्यू हमारी क्या है? 1/3। तो 1/6 को मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 3 1 3 3 2 6, तो ये हो गया 1/2। शायद क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई का मीन क्या है? पी इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटर पी स्लैश एफ ई का मतलब ये है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय, यहाँ पर कंडीशन कौन लगा रहा है? एफ ई लगा रहा है, तो नीचे क्या आएगा? ई। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1/6 डिवाइड पी ऑफ ई की वैल्यू क्या है? 1/2। आप देख सकते हैं 1/2 है, डिवाइड में है तो इसलिए मैंने डिवाइड का निशान डाला है बीच में, ये डिवाइड का निशान डाल दिया। अब 1/6 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 2 2 3 6, तो ये आ गया 1/3। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये तो मैंने 1 सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो 2 के अंदर बोल रहा है पी ऑफ ई स्लैश जी। तो बेटा पी ऑफ ई ई ई क्या है? ई इंटरसेक्शन जी देखना है। हमने पी इंटरसेक्शन जी देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले पी इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। तो पी पहले हम ई इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ई और जी के अंदर क्या कॉमन है? तो यहाँ देख सकते हैं 3 और 5, ई और जी में दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। देखो 3 और 5, यहाँ पर भी 3 और 5, यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर ये 3 और 5 आ जाएंगे किस इवेंट में? ई इंटरसेक्शन एफ में। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 6 में से 2 नंबर तो कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ऑफ जी आ जाएगा क्योंकि कंडीशन कौन लगा रहा है? जी। तो ई इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है, हमने अभी निकाला 1/3, तो 1/3 डिवाइड, और पी ऑफ जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। 1/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार पी ऑफ ई जी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू निकाले तो पी ऑफ जी
इंटरसेक्शन ही बेटा स्लैश बोलते हैं, पी स्लैश ई की वैल्यू मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड में इसलिए आया क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ई लगा रहा है, जो नीचे होता है वही कंडीशन लगाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/3, वन पी ऑफ ई स्लैश जी की वैल्यू 1/3 है, डिवाइड पी ऑफ ई की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, पी ऑफ ई की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो 1/3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 2/1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट में आपका है पी ऑफ ई इंटर यूनियन एफ। तो पहले हमें पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो देखो ध्यान से। अब इसके आगे हमें क्या बोला है कि पी ऑफ, हमें बोला है ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है। तो देखो पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, यू पी ई और एफ का। तो बेटा ई के अंदर क्या है, ई के अंदर है 1 3 5, ये ई के अंदर है। और एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर 2 और 3 है, 3 दोनों में कॉमन है तो नहीं लिखेंगे। तो नंबर आपका क्या बन जाएगा 1352, ये हो जाएंगे नंबर, क्योंकि 135 इसमें है, 2 तो दोनों, 3 तो दोनों में कॉमन है, 2 नहीं था तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी, कितने नंबर है 4, तो 4/6 हो जाएगा, कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं फिर फर्दर। तो इसके लिए मैं इसको मानने से पहले इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ई इंटरसेक्शन एफ को, यूनियन एफ को मैं लिख ले रहा हूँ बी। क्यों लिख ले रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा, लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी ना आए इस वजह से मैंने इसको बी लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको पी ऑफ बी बराबर और लिख सकते हैं 2/3 आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए किया गया है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों किया गया है। तो बेटा पी ऑफ हमें बोला ई यूनियन एफ, पी ऑफ ई यूनियन एफ को मैंने क्या माना है बी, बी स्लैश जी आ जाएगा। तो देखो पी ऑफ बी, बी का बी का बी का इंटरसेक्शन किसके साथ होना चाहिए, बी का सॉरी बी इंटरसेक्शन जी, जी के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए और पी ऑफ जी नीचे होना चाहिए, क्योंकि नीचे स्लैश में जी है। तो पहले हम इसका स्लैश में निकाल लेते हैं, उसके साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। तो देखो बी और जी में जो कॉमन है वो देखते हैं। तो देखो बी के अंदर 1352 है और जी के अंदर आपका है, जी हमारा ये लिखा है 13 तो नहीं है, 35 और 2 है, मतलब 4 नहीं है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 235, दोनों में कॉमन है। देखो 1 तो नहीं है, 235 इसमें भी है और 235 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा। और इसका हम जब प्रोबेबिलिटी लेंगे बी इंटरसेक्शन जी में तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 में से ये कितने हैं 3, तो 3/2 1/2 हो जाएगा। ये कटिंग करेंगे तो आप 3 के टेबल से 1/2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 डिवाइड पी ऑफ जी। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आप देख सकते हैं कहाँ पर किस पॉइंट पे लिखी है मैंने। तो पी ऑफ जी की वैल्यू देखो यहाँ पर 2/3 है, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू 2/3, तो डिवाइड 2/3, तो 1/2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या इसकी। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन है पी ऑफ पी आपका लग जाइए, तो ये हमारा यूनियन वाला था जो हमने अभी किया है। ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये रही पी ऑफ बी की वैल्यू, यही तो मानी थी मैंने। हाँ, पी ऑफ जी ये आ गया 2/3। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, पी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 1/2 आई थी, वही रखी है, और पी ऑफ जी की वैल्यू 2/3 रखी है।
सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी ऑफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखो मैं यहाँ पर मैंने देखो यहाँ निकाला हुआ पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू, तो देखो मैं इसको ई इंटरसेक्शन एफ को जो कि मैंने यहाँ माना था, इसको जो ये देखो ये इंटरसेक्शन एफ है, इसको मैं ए ले रहा हूँ, मैंने ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, ए। जब मैं इसे ए मान लूंगा तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्लैश जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्लैश जी। इसको न लिखने की बजाय मैं इसकी जगह पर ए लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ए ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ पर ए इसलिए लिया है क्योंकि लिखने में इजी हो जाएगा, ये तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कहा गया है ए इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय पी ऑफ जी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए का इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ, तो देखो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन जी। ए इंटरसेक्शन जी क्या है, तो देखो ए के अंदर ओनली 3 है और जी में भी 3 है, तो नंबर कॉमन क्या आएगा, 3। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, तो वो आ जाएगा आपका 1/6। 6 में से एक ही नंबर है इसलिए, तो अब यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 डिवाइड पी ऑफ जी। पी ऑफ जी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। वैल्यू रखें तो 1/6 इंटू 3/2 रेसिप्रोकल हो गया, 3/3 1 से 3 3 2 जा 6, तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको वैल्यूज में थोड़ा सा ध्यान देना है। वैल्यू आप रखेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन निकल आएगा। एक बारी वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया और कैसे हमने इसको सोल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम, चलो देखते हैं। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। वो ये बताया कि बच्चे का जन्म होता है, इक्वली हो सकता है, या तो लड़के का हो सकता है या लड़की का हो सकता है, मगर उस फैमिली के अंदर इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, उस फैमिली के अंदर 2 ही चिल्ड्रन होंगे ओनली। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हमें ये बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। मगर फैमिली के अंदर हो सकता है कि बॉय भी हो, क्योंकि बॉय का भी लिखा हुआ है इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय, तो हमें बॉय और गर्ल दोनों ही लेके चलने हैं। मगर कंडीशन में दे रखा है कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। गिवन दैट हमें दिया क्या गया है, पहले में दिया गया है कि द यंगेस्ट गर्ल, द यंगेस्ट इज द गर्ल, जिसमें सबसे यंगेस्ट का मतलब होता है छोटा, तो जो सबसे छोटा जो होना चाहिए वो गर्ल होनी चाहिए। एल्डर होता तो बड़ी होती, यंगेस्ट है तो छोटी होगी। तो चलिए चेक करते हैं कैसे हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो देखो सैंपल स्पेस में आप लिखेंगे, बॉय के लिए मैं बेटा बी लिख रहा हूँ और गर्ल के लिए मैं लिख रहा हूँ जी, ठीक है। तो देखो मान सकते हैं कि दोनों ही बॉय हो जाए, हो सकता है पहला बॉय दूसरी गर्ल हो जाए, हो सकता है गर्ल हो जाए फिर बॉय हो सकता है दोनों की दोनों ही गर्ल हो। तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस बन गया। फिर बी इज, बी क्या है, बी बॉय के लिए है और जी किसके लिए है, गर्ल के लिए, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। फिर पहले हमें लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, एक इवेंट बनाया हमने, लेट ए बी द इवेंट इज इक्वल, ए इवेंट के अंदर क्या लिखा है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों की दोनों गर्ल्स हैं। तो देखो दोनों ही गर्ल्स हैं, वो कौन सा एक इवेंट है जिसमें जी स्लैश जी है, तो बोथ आर गर्ल्स की हमने लिख लिया। क्या लिख लेना है, बोथ आर गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। जी के अंदर हमने क्या लिख लिया, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर गर्ल्स के लिए लिखा। अच्छा, और इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी लिखे, तो टोटल आप देख रहे हैं 4 है, 4 में से कितनी है, एक है, तो एक 1/4 हो गई है। अब क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं। तो पहला पॉइंट था द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो बी विद इवेंट, हमने एक इवेंट मान लिया, बी इवेंट, इवेंट के अंदर क्या है, द यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट गर्ल जो सबसे छोटी, वो छोटी होगी वो गर्ल होगी, छोटी गर्ल होनी चाहिए, बाकी और कोई बात। तो देखो बेटा इस सैंपल स्पेस में देखो, तो छोटे पे गर्ल कब है, ये देखो यहाँ पर छोटे पे गर्ल है और यहाँ पर छोटे पे गर्ल है, तो हम क्या लिख लेंगे, बी डैश जी और जी
स्लैश जी, इसमें छोटे पे गर्ल है, इसमें भी छोटे पे गर्ल है, इसलिए हमने ये दो लिए। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनाना चाहें तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो आपकी हो जाएगी 1/, देखो 4 तो थी, 4 में ऊपर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 आ गए, टोटल में 4 है, और 4 में से कितने हैं, 2 ही बन रहे हैं, तो काट देंगे, आ जाएगा 1/2। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में दोनों में इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, जी जी कॉमन आ रहा है, जी डैश जी। तो मतलब हमारा इसमें ये पहले हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ना लिखे, जी डैश जी आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। तो टोटल है 4, 4 में से कितने बच गए, 1 बच गए। तो कंडीशन कौन लगा रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी, अब पता कैसे चलेगा कौन कंडीशन लगा रहा है, तो यहाँ पर बी ने कंडीशन ए पर लगाई है, क्योंकि वो बोल रहा है बोथ, दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, मगर यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यंगेस्ट, मतलब बी कंडीशन लगा रहा है ए पर, तो हम क्या लगाएंगे, पी स्लैश बी लगाएंगे, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/4, डिवाइड ये भाग दे रहा है, पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 2 2 2 4, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब पी ऑफ ए डैश बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वो बोलता है अगले टॉपिक में, ये बोल रहा है कि एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, उसमें से एक क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कम से कम एक गर्ल हो, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर आप कम से कम में गर्ल देख सकते हैं, इसमें भी एक गर्ल है, इसमें भी एक गर्ल है, इसमें भी एक गर्ल है, तो हम इन तीनों को उठाएंगे, हम एक इवेंट मान लेंगे जिस इवेंट का नाम हो जाएगा सी। तो इतना मैं क्लियर कर रहा हूँ, शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे इसको भी। तो देखो, सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की पहचान सैंपल स्पेस के जरिए होती है। लेट सी बी इवेंट, सी को एक इवेंट मान लिया जिसमें क्या है, तो एटलीस्ट गर्ल है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देखो, कम से कम मैंने एक गर्ल ले ली, उससे ज्यादा में दोनों ही गर्ल हो गई है, यहाँ लिख लेते हैं एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल, एक लड़की तो होनी चाहिए। देखो, ये हमने सी इवेंट मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाला जाए तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 4 में से टोटल 4 थे, 4 में से तो 3/4 हो गए, ठीक है, 3/4 हो गए। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। देखो, ए इंटरसेक्शन सी निकालें तो ए में क्या था, बहुत आर गर्ल्स थी, तो ए इंटरसेक्शन सी में बहुत गर्ल्स में ये है, और इसमें भी यही है, तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आएगा, जी डैश जी, बोथ आर गर्ल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश सी इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगी। तो आइए कंडीशन देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश सी लिखूंगा, क्यों सी लिखूंगा, क्योंकि बेटा कंडीशन कौन लगा रहा है, एटलीस्ट वन गर्ल, ये कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि बोथ आर गर्ल्स तो उसने पहले ही बोल रखा है, इसलिए ए स्लैश सी होगा, कंडीशन लगाने वाली वैल्यू क्या है, सी वैल्यू है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय पी ऑफ सी। तो बेटा पी ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1/4, तो यहाँ वैल्यू 1/4 रख दी, डिवाइड पी ऑफ सी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3/4 है, ये रख दी, डिवाइड में आएगी तो इसलिए नीचे रख दी है, डिवाइड की वैल्यू यहाँ डिवाइड डाल दी है, डिवाइड में तो डिवाइड का साइन डाल के करेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैल्यू कटने में भी आसानी आती है और समझने में भी इजी पड़ता है, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर किसको मल्टीप्लाई में लेना है, किसको डिवाइड में लेना है। ऐसे में कैसे बता रहा हूँ, शायद आप ऐसे देखें, जैसे अब ये ऐसे लिख दिया, तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अब क्या करें इसमें, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि बहुत इजी होता है। वैसे तो इससे ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, 1/4, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/3। मगर ऐसे काफी बच्चों को समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं डिवाइड का यूज कर रहा हूँ। तो पी ऑफ ए स्लैश सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बेटा सभी
जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा हमारे को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे वीडियो को बनाने की और भी अच्छे से अच्छी मेहनत करने का इच्छा भी होती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर। चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बोलते हैं जिसे, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन इज द सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक में से वो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी एन इजी क्वेश्चन? वो प्रोबेबिलिटी बताए जिसके अंदर वो जो क्वेश्चन चूज करेगा वो कौन सा होगा, इजी क्वेश्चन होगा। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमें ये गिवन किया गया है कि वो जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि इसमें कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो क्वेश्चन को करते हैं और उसके साथ ही साथ इसको समझते चलेंगे। चाहिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन बैंक के अंदर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 300 प्लस ये 300 हो गए, प्लस 200 हो गए, प्लस 500 हो गए, प्लस 400 हो गए। आप ऐड कर ले, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 2 11, 11 और 3 1400 क्वेश्चन हो गए। कितने हैं? 1400 क्वेश्चन हो गई है हमारे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 1400 है। क्यों से मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए लिखा है। ठीक है, अच्छा अब वो ये कहता है कि वो क्वेश्चन में सिलेक्ट करता है। आइए हम इवेंट बनाते हैं। लेट ए बी द इवेंट, ए हमारा कोई इवेंट है। ए इवेंट के अंदर क्या लिखना है? द क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ए इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। कौन सा इजी है? तो इवेंट के अंदर द क्वेश्चन विल इजी, द क्वेश्चन विल बी इजी, विल बी इजी। तो क्वेश्चन इजी है। तो इजी के अंदर क्वेश्चन हमारे देखो ध्यान से, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे इजी कितने हैं। देखो ए के अंदर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इजी होने चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर देखें तो इजी वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास इजी क्वेश्चन है कि ये 300 है, और इजी देखें इजी वाले ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है और इजी वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 300 प्लस 500 मतलब इजी हमारे पास क्वेश्चन 800 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बी पॉइंट में वो कहता है कि इजी तो है मगर इजी कौन से होने चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? एमसीक्यू वाले इजी होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द क्वेश्चन विल एमसीक्यू। कौन से? इजी एमसीक्यू, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एमसीक्यू बोलते हैं इसलिए लिखा है। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ कितना है? 500 है। कितना है? 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लिख देंगे 500। क्लियर है? 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यू में आपके। ठीक है बेटा। अच्छा इजी कौन से होने चाहिए? इट इज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर इजी नहीं लिखेंगे, एमसीक्यू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास कितने थे? 500 प्लस डिफिकल्ट 400, 500 प्लस डिफिकल्ट 400, इसका मतलब 900 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब हम पहले क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी।
ए और बी में इंटरसेक्शन लें तो आपके देखो ये 500 और ये 500 दोनों में ही कॉमन आ रहे हैं, 400 300 तो नहीं आ रहे मगर 500 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 500। तो पी ऑफ ए, अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे पी ऑफ ए। क्या निकालेंगे? पी ऑफ ए। तो देखो पी ऑफ ए क्या होगा, तो पी ऑफ ए की वैल्यू हम देखें तो पी ऑफ ए में कितने हैं टोटल 800 और डिवाइड करेंगे टोटल से कितने हैं 1400। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, इसको कटिंग करेंगे तो आपका 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, पी ऑफ ए आ गया। इसी प्रकार से पी ऑफ बी निकालना चाहें तो आपकी पी ऑफ बी की वैल्यू, पी ऑफ बी की तो जरूरत ही नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं, निकाल लेते हैं। पी ऑफ बी की वैल्यू जरूरत क्यों नहीं है। पी ऑफ बी में बोला है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है हमारे पास 900। तो 900 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 1400। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 डिवाइड बाय 14 100। 00 से 00 कैंसिल आउट होगी, 5 बाय 14 आ गया। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए फिर हम करते हैं, कंडीशन लगा कौन रहा है। देखो पहला उसने बोला था ए इवेंट होना चाहिए, क्वेश्चन इजी होना चाहिए। द क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया ई। कंडीशन कौन लगा रहा है, दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू। तो 900 तो ये हो गया बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है बेटा, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 5/14 डिवाइड, फिर यहाँ पर 4 अपॉन सॉरी, फिर यह वैल्यू कितनी है 9/14 है पी ऑफ बी में, 9/14 आ जाएगा, 9/14 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में 5/14 है तो यहाँ 5/14 कर दीजिएगा डिवाइड, सॉरी डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 14 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा आपका। पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू आपकी आगे क्लियर हो जाएगा आपको इतना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन के लिए हमने देखा इजी वाले कौन से हैं, ये 2 क्वेश्चन है, इसलिए हमने इजी वाले क्वेश्चन ढूंढ लिए। फिर उसने बोला कि वो क्वेश्चन कंडीशन तो जब लगेगी जब एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, वो तो द क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन वाले कितने 900 क्वेश्चन है। अब ए इंटरसेक्शन भी निकाला तो दोनों में 500 कॉमन थे तो 500 मैंने टोटल में ले लिया, तो इसको कटिंग किया तो 4/7 आ गया पी ऑफ ए। पी ऑफ बी की वैल्यू देखी तो 9/14 1400, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 500/1400 कैंसिल आउट होने के बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और हमारा आंसर आ गया। शायद आपको समझ आ गया होगा, एक बार डिवाइन क्वेश्चन को करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है जो कि आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। हमारे पास ये दिया गया है कि दोनों नंबर जो होने चाहिए डाइस में वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कब होने चाहिए, जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। जो उन दोनों डाइस के नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि देखो क्वेश्चन में वो प्रोबेबिलिटी तो इसकी पूछ रहा है, मगर उसने एक बात बहुत ही गहनता से पहले ही कह दी है कि दोनों जो नंबर उस डाइस में अपीयर होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, पहले ही कह दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है, कंडीशन कौन लगा रहा है कि डाइस में जो नंबर होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो कंडीशन वाली लाइन हमारे को पहले ही दे दी गई है कि गिवन दैट द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस आर टू आर डिफरेंट। फिर बाद में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट और द नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, कि उन दोनों नंबरों का जो जोड़ होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस को देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को थ्रू आउट करेंगे। फिर तो बेटा पहली बात तो मैंने बताया था, कभी भी किसी डाई को हम जितनी बार फेंकते हैं वो 6 की पावर n होता है। तो हम 6 को कितनी बार डाई को फेंक रहे हैं, 2 बार, तो 6 × 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 36।
जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 36 पेयर्स बनेंगे आपके, 36 पेयर बनेंगे। मतलब कहने का ये है कि डाई फेंकेंगे, फिर एक बार और फिर डाई आएगा, फिर फेंकेंगे, फिर डाई, फिर नंबर आएगा, फिर फेंकेंगे, नंबर आएगा। मगर आएंगे पेयर में आएंगे, जैसे मतलब 2 बार फेंक रहे हैं तो डाई में हो सकता है पहली बार एक आ जाए, फिर दोबारा फेंका पहली बार एक आ जाए, इस प्रकार से। तो सैंपल स्पेस में आपके 36 पेयर्स होंगे। फिर वो ये कहता है कि पहले हम इवेंट बना लेते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज डाइज इज 4। तो ए, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट में ले लेते हैं द sum of the numbers on the dice is 4। कि उस नंबर में जो डाइस में नंबर आएगा वो क्या होएगा, 4 होएगा। और बी इवेंट में हम वो ले लेते हैं, बी के अंदर क्या ले लेंगे, तो द नंबर विल appears will different। वो नंबर जो आएंगे उस डिफरेंट, जो भी उस डाई पे द नंबर विल बी अपीयर विल डिफरेंट, वो नंबर जो उस डाई पे आएंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो पी ऑफ ए लिख लेते हैं कि पी ऑफ ए क्या होगा। पी ऑफ ए लिखने से पहले ए के अंदर एलिमेंट कौन से होते देख लेते हैं। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो बेटा, डाई के अंदर देखें तो नंबर कौन कौन से जिनका जोड़ 4 हो। तो आप जानते हैं 1 3 एक नंबर होगा जिसका जोड़ 4 होगा, और 3 1 होगा जिसका नंबर 4 होगा, और 2 2 होगा जिसका नंबर टोटल मिला के 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जिन दो नंबरों को जोड़ने पर आपके दोनों डाई में 4 आ जाए। तो इस नंबर से अलावा कोई बाहर से तो आएगा नहीं। इसी प्रकार बी में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो बी के अंदर एलिमेंट वो होनी चाहिए जो कि नो विल बी अपीयर, नो द नंबर, नो नहीं है बेटा ये नंबर है, द नंबर विल बी अपीयर विल बी डिफरेंट। तो कौन कौन सा नंबर नहीं आ सकता, जैसे मैं बोलूं कि 1 1 नहीं आ सकता मगर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ऐसे ही 1 6 तक 2 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है मगर 2 2 नहीं आ सकता। इसी तरीके से 2 5 2 6 तक, इसी तरीके से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है मगर 3 3 नहीं आ सकता, 3 4 आएगा, अब से 3 6 तक। इसी तरीके से 4 के लिए 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा मगर 4 4 नहीं आएगा, फिर 4 5 आएगा डायरेक्ट, फिर 4 6 आएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, 5 6 नहीं, 5 5 नहीं आएगा बेटा, 5 6 आएगा। 6 में 6 1 से 6 5 तक चलेगा, ये कितने तक, 6 5 तक, 6 6 नहीं आएगा। मतलब वो नंबर सेम नहीं आने चाहिए, बाकी आपके आएंगे नंबर जितने भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी इंटरसेक्शन पहले और देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, तो बेटा ए और बी के अंदर ये दो नंबर कॉमन होंगे। ये तो किसी में कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं है कॉमन, दोनों ही सेम हो, डिफरेंट है बी वाले में। तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, 1 3 आएगा और 3 1 आएगा, ये आपके नंबर हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 2 अपॉन 36, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 18 आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यूज हैं, दो में से 1/18 आ गया। इसी प्रकार से आप पी ऑफ बी देखें जो कि कंडीशन लगाएगा, तो टोटल वैल्यूज आपके पास होती है वैसे 36, मगर इस पेयर के अंदर सब में से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 निकाल देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका मतलब 36 में से 6 घटा दिए 30 वैल्यूज बचेंगी आपकी। आप काउंट करें तो ये जो वैल्यूज निकलेंगे 30 वैल्यूज निकलेंगे, 36 में से कैंसिल आउट करेंगे ये 5/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो पी ऑफ ए स्लैश बी, क्योंकि कंडीशन कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, बी लगा रहा है ए पर। आप देख सकते हैं बी में क्या बोला है, तो नंबर होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कंडीशन लगाने वाला बी है ए पर, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/18 डिवाइड 5/6, डिवाइड वाला आपको बताया, मैंने बताया रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 6 1 6 6 3 18, तो ये आ गया 1/15, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1/15, 1/15। एक बार आप
क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखकर आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार किया गया है। हो सकता है आपको एक बारी में नहीं समझ आए, क्योंकि कुछ वैल्यूज होती है इनमें लिखना पॉसिबल नहीं होती कि सभी वैल्यू को लिखेंगे तो क्वेश्चन को करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ही वैल्यूज लिखी जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए। बस उसके बाद तो क्वेश्चन को फॉलो अप करो और आपको आंसर लिख जाता है, क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो इतना तो माइंड डेवलप हो ही जाता है कि वैल्यू कैसे हमने रिप्रेजेंट करके दिखानी है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को हम थ्रो करेंगे, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। जब 3 का मल्टीपल आए, 3 का मल्टीपल मतलब 3 के पहाड़े में जो आता है 3 और 6, थ्रोइंग अ डाई अगेन, फिर हम दोबारा डाई को फेंकेंगे। एंड इफ एनी नंबर कम्स अप, कोई नंबर आता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हम क्या फेंकेंगे, टॉस अ कॉइन, हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब सहप्रबंधित प्रायिकता बताइए। द कंडीशन, द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। गिवन क्या है हमारे को, गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज 3, कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए। दोनों पे 3 आ जाएगा तो कोई चलेगा हमारे का, कम से कम कितना आना चाहिए, शोइंग अ डाई 3, डाई पे क्या शो होना चाहिए, 3 शो होना चाहिए। तो आइए पहले इसका सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, तो ध्यान से समझे। तो सैंपल स्पेस में हम देखो वो कहता है कि पहले हमें एक डाई को थ्रो करना है और डाई पर थ्रो करने पर कॉइन को टॉस करना है। ये देखो, तो सबसे पहले मान लो मैंने डाई को थ्रो किया, मेरा नंबर 1 आया, जो कि जो 1 नंबर है वो एक कैसा नंबर है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 1 के बाद हमारा कॉइन टॉस होगा और कॉइन टॉस होने पर हो सकता है हेड आ जाए, तो यहाँ पर मैंने हेड लिख दिया। फिर हो सकता है 1 आने पर टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। इसी प्रकार 2 आ सकता है, हेड टेल टेल आएगा, फिर मतलब टेल आ सकता है या हेड आ सकता है 2 आने पर। अब जैसे ही 3 आएगा, 3 आते ही उसने बोला है दोबारा से आपको डाई थ्रो करना है, तो डाई थ्रो करने पे 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा 3 6 तक। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे नंबर 4 आया, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर हेड आएगा, फिर टेल आ सकता है। इसी प्रकार से 5 के लिए भी हेड आएगा, फिर 5 के लिए टेल आ सकता है। इसी प्रकार से नंबर के लिए लिखे तो 6 आ गया, जैसे 6 और 3 का मल्टीपल है तो 6 के बाद दोबारा डाई फेंकेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टू किस तक, 6 तक। तो ये तो आपका बन गया सैंपल स्पेस, समझ आ गया होगा कि क्या इसकी अप्रोच है। एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ। उसने बोला है कि जब तक नंबर आएगा, नंबर आने के बाद नंबर आ जाए तो हमें टॉस करना है कॉइन, मगर जब भी 3 का मल्टीपल आ जाए तो हमें दोबारा डाइस फेंकना है। तो देखो मैंने दोबारा डाइस फेंका और नंबर मेरा 1 आया, 2 आया, हो सकता है 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे ही नंबर आया 4, 4 के लिए हेड आ गया, फिर 4 के लिए टेल आ गया, ऐसे ही लिखना है। जैसे 6 आ जाता है, 6 जो कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए दोबारा डाई फेंका, 6 1 6 2 6 6 ऐसे तक 6 5 6 6 तक जाएगा। तो अब ये हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। कौन लगा रहा है, द कॉइन शोज अ टेल, मगर गिवन हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो ये हमारे पे कंडीशन लगा रहा है एटलीस्ट वाला, ये हमारे को दे रखा है। गिवन क्या है, द कॉइन शोज अ टेल, तो कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देखो टेल वाली वैल्यू देख लेते हैं कॉइन पे। तो द कॉइन शोज अ टेल, टेल्स। ठीक है। तो देखो एलिमेंट ए के अंदर देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 1 टी आएगा, 2 टी आएगा, 4 टी आएगा, 5 टी आएगा, यही वैल्यूज आएंगी। इसी प्रकार से बी के अंदर, बी इवेंट है, बी इवेंट क्या है, एट लीस्ट वन डाई शो 3, कम से कम एक डाई
3 को शो करे, तो बी इवेंट के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर देखो 3 1 से लेकर 3 6 तक तो 3 आ ही रहा है, तो 3 1 से लेकर 3 6 तक तो लिखेंगे ही आप, ठीक है, यहाँ 3 6 तक की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगली वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर 6 3 की वैल्यू और आएगी, जिसमें 6 2 6 3 आ जाएगा यहाँ पर बीच में, तो 6 3 की वैल्यू और लिख ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये 6 तक की 3 की वैल्यू आ जाएगी, जिसके अंदर आपका 3 शो करेगा, तो यह आपकी ये वैल्यू होगी, कम से कम 3 शो करेगा, जो कि मैंने ये वैल्यू आपके सामने लिख दी, कम से कम 3 आना चाहिए, और ना भी आए तो आपकी ये 3 तक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने बोला है पी, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बताओ बेटा ए और बी के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो मैच कर रही है, क्योंकि इसमें तो टेल आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये जो सैंपल स्पेस है वो खाली रह जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी, इसीलिए पी ऑफ बी निकाले हम यहाँ से, तो पी ऑफ बी की वैल्यू देखें तो आपके पास वैल्यू कितनी है, यहाँ तक 6 की वैल्यू है, टोटल 36 है, 6 और एक 7, 7/36 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, एक से लेकर यहाँ तक 6 और एक ये होगी 7, 7/36 हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि 6 वैल्यू तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 5 3 6, तो 6 वैल्यूज ये और एक ये 7 होगी, 7/36 टोटल कितनी थी 36 होंगी, 36 क्यों, क्योंकि देखो ना 1 2 36 इसलिए क्योंकि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 36 वैल्यू ही बनती है, ठीक है, क्योंकि डाई को थ्रो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बी वाला सैंपल स्पेस है जिसमें क्या है डाई थ्रो करने पर है, क्योंकि डाई के अंदर 1 1 1 2 1 3 इसलिए 36 तक आएगा टोटल, क्योंकि डाई को थ्रो करने पर मैक्सिमम अप्रोच बनती है, पेयर बनते हैं 36, इसलिए डिवाइड में 36 रहेगा, ठीक है। तो आइए फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, पी ऑफ ए स्लैश बी, पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, तो बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0, और इसकी कितनी है 7/36, तो बेटा किसी भी नंबर से या किसी भी डिवाइड्स नंबर से आप डिवाइड करते हैं 0 को, तो वो नंबर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। शायद आपको ये समझ आ गया होगा, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी उलझा देने वाला है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके जाएंगे पेपर में, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें फिर, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, पी ऑफ ए स्लैश बी इज, ऐसे क्वेश्चन बेटा एक एक मार्क्स में बोर्ड के पेपरों में पूछ लेते हैं और 100% आने के चांसेस हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन है, देखो बेटा पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 और पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है 0, तो हमसे पूछा गया है पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू, तो बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, ये बेटा यही होती वैल्यू। अब आप ये देखिए किसी नंबर को आप पी ऑफ, हमें ये नहीं पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो बेटा वो इंफिनिटी आता है, और इंफिनिटी को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, इसलिए हमारा ना ही इसका आंसर 0 होगा, ना ही 1/2 होगा, ना ही 1 होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम इंफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखें, तो वो बोलता है हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी, आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी स्लैश ए, मतलब दोनों पे कंडीशन एक दूसरे पे लगाई जाए तो दोनों ही बराबर आएंगे, कब आएंगे, वो बोलता है कि पहले ए का सब्सटेंस बी होना चाहिए बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात ये कहता है, और दूसरी बात कहता है कि ए बी के बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 आ जाएगी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू होगी और उसमें कंडीशन भी लगाएंगे तो 1 आएगी, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी करेंगे तो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, आपको चेक करके भी दिखा सकता हूँ, देखो पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू क्या होती है, देखो पी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए, ये होती है। और इसी प्रकार से पी ऑफ बी ऑफ स्लैश ए की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ पी, पी ऑफ ए। जब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी बराबर ही हो जाएंगे, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, जब ये दोनों बराबर होंगे तो बेटा इन दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या बी ऑफ ए लिख लो, कैसे भी लिख लो, पी ऑफ बी। तो बेटा ये दोनों बोथ साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, तो बोथ के बोथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये आंसर आएगा यहाँ पर, ये सही होगा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करके कीजिएगा, क्योंकि पेपर पे 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेटा मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में क्वायरी, कुछ भी आपको पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बाय कमेंट के ज़रिए। और कोई भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखने और हमें प्रोत्साहन करने के लिए धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो अगले में देखेंगे हम एक्सरसाइज 13.2 को। आज कल ही इतना ही करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।